नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और कैमरे पर हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक सिंह। आज जो वाक्य मैं आपको सुनाने वाला हूं, इसका ताल्लुक लखनऊ से है, नवाबों के शहर, और घटना है 2015 की। फरवरी महीने की पहली तारीख को लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में रहने वाली 19 साल की एक लड़की, जिसका नाम गौरी श्रीवास्तव था, वो अपने घर से रहस्यमयी हालत में गायब हो गई। गौरी लॉ कॉलेज की स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और बहुत ही खुश मिजाज, हंसने बोलने वाली और मॉडर्न सोच रखने वाली लड़की थी। 1 फरवरी की दोपहर को गौरी अपने घर से निकली थी अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीन कराने के इरादे से, और वो ड्राई क्लीनर के दुकान पर गई भी। वहाँ उसने जैकेट ड्राई क्लीनर के हवाले किया और उसके बाद ड्राई क्लीनर के दुकान के सामने से और बाज़ार से होते हुए आगे निकल गई। इस दौरान गौरी पर कुछ लोगों की नज़र भी पड़ी। खासकर गौरी के एक रिश्तेदार ने भी गौरी को देखा, जिनकी एक दुकान उसी मार्केट में है जिस मार्केट में ड्राई क्लीनर के पास वो गौरी गई थी। और गौरी ने भी उस दुकानदार को देखा था, लेकिन गौरी वहाँ रुकी नहीं, बल्कि अपने काम से और आगे निकल गई। ये मेरे ख्याल से आखिरी शख्स थे जिन्होंने गौरी को देखा, और इसके बाद गौरी जो है वो गायब हो गई। दोपहर का वक्त था। गौरी अपने घर से तकरीबन निकली थी, आप मान लीजिए यही कोई 11:30-12 बजे के आसपास। और इसके बाद जब शाम हो गई और गौरी घर नहीं आई, तो घर वालों को बहुत फिक्र होने लगी। गौरी के पिता जो हैं, उनका नाम है शिशिर श्रीवास्तव, और वो अमीनाबाद में जो ग्रेन मार्केट है, उस ग्रेन मार्केट में इंटीरियर डेकोरेटर का काम करते हैं। वहाँ पर उनकी दुकान है। गौरी की माँ ने सबसे पहले गौरी को फ़ोन किया, लेकिन गौरी का फ़ोन पिक नहीं हुआ, नहीं उठा। तो वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने अपने पति यानी गौरी के पिता शिशिर को फ़ोन करके ये बताया कि गौरी घर से निकली है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है और फ़ोन नहीं उठा रही है। इस बात से परेशान होकर शिशिर जी ने भी कई बार अपनी बेटी को फ़ोन मिलाया, और बहुत कोशिश करने के बाद गौरी का फ़ोन किसी लड़के ने उठाया, और उस लड़के ने कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गौरी मेरे साथ है और गौरी रात होने से पहले घर आ जाएगी, आप इत्मीनान रखिए। इस बात से सच तो ये है कि श्रीवास्तव परिवार की परेशानियां और बढ़ गई, उनकी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि जवान लड़की, अकेली लड़की कहीं घर से निकली है, फ़ोन नहीं उठा रही है, और जब बार बार फ़ोन किया जा रहा है तो फ़ोन कोई लड़का उठा रहा है जिस लड़के को ये नहीं पहचानते हैं, और लड़का बोल रहा है कि गौरी घर चली जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। जब ये बात शिशिर जी ने सुनी तो वो फिर वापस अपने घर आए, और घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी से भी बातचीत की, और दोनों ने ये सलाह मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि कुछ आगे करने से पहले हमें एक आध बार और ट्राई करनी चाहिए कि गौरी के नंबर पर हम फ़ोन करके देखें, शायद गौरी को उसका दोस्त जो है वो फ़ोन दे दे और बात हो जाए। इस कोशिश में श्रीवास्तव दंपति ने गौरी के मोबाइल पर और भी कई बार फ़ोन किया, और जब फ़ोन किया तो इस बार फिर एक लड़के ने फ़ोन उठाया, उसी लड़के ने, और उस फ़ोन उठाने वाले लड़के ने कहा कि गौरी मेरे साथ लखनऊ में ही है, इको पार्क में है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में ये इको पार्क से वापस आ जाएगी। लेकिन लड़के का जो रवैया था, गौरी का फ़ोन अपने पास रख लेने का और घर वालों से बात नहीं कराने का, ये कहने का कि गौरी साथ में है, चिंता मत कीजिए, ये सारी चीज़ें बड़ी संदिग्ध थी, संदेहास्पद थी। तो इसीलिए गौरी के माता पिता की परेशानी लगातार बढ़ती रही। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद उन्होंने फिर फ़ोन किया गौरी के नंबर पर, और इस बार लड़के ने जो बताया उससे गौरी के मम्मी पापा के हाथ पांव फूल गए। लड़के ने कहा कि देखिए, गौरी की तबीयत बिगड़ गई है और मैं उसे लेकर SGPGI जा रहा हूँ। SGPGI हॉस्पिटल है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, और वहाँ मैं जा रहा हूँ। ये बात जब गौरी के माता पिता ने सुनी तो उनके तो होश उड़ गए, वो बुरी तरह घबरा गए। वो पहले इको पार्क भी गए और फिर SGPGI भी गए, लेकिन दोनों जगहों पर
गौरी नहीं थी और न ही कोई ऐसा लड़का था जो उसके माता पिता से मिलता और बताता कि हाँ गौरी को हमने यहाँ भर्ती कराया है या गौरी मेरे साथ थी। तो कुल मिलाकर पूरा जो घटनाक्रम है वो बहुत संदेहास्पद था और बहुत ही तनाव पैदा करने वाला था। अब गौरी के घर वाले जो है वो सीधे अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ उन्होंने पुलिस वालों से बात की। और जैसा कि आम तौर पर हमारी पुलिस का रवैया होता है, मैं जनरलाइज तो नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जब हमने देखा है कि पुलिस जो है इस तरह की गुमशुदगी के मामलों को बहुत हल्के तौर पर लेती है। गौरी के माता पिता जब पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी घर से निकली है और वापस नहीं आ रही है, बार बार उसका फ़ोन कोई दूसरा लड़का उठा रहा है, अब तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और वो कह रहा है कि गौरी इको पार्क में है, कभी बता रहा है कि हॉस्पिटल में है, अब हमारी बेटी को ढूंढिए। तो पुलिस वालों ने गौरी के माता पिता से कहा कि अरे आप फिक्र मत कीजिए, जवान लड़की है, कहीं अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, वो खुद वापस चली आएगी। इस तरह की बात जो है घर वालों को सुनने को मिली और उन्हें बहुत बुरा लगा, सदमा भी लगा, क्योंकि उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि पुलिस शायद उनकी बेटी को ढूंढने में उनकी मदद करेगी। तो वो फिर वहाँ से वापस लौट आए, उनके पास और कोई चारा नहीं था। इसी बीच गौरी का जो मोबाइल फ़ोन था वो भी ऑफ हो चुका था। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ये सारी घटना 1 फरवरी 2015 की है। गौरी के घर वालों की पूरी रात जो है वो आंखों में ही निकल गई, क्योंकि जिनके घर की बेटी लापता हो और जिसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका हो, फ़ोन संदिग्ध तरीके से कोई लड़का उठा रहा हो, पुलिस साथ नहीं दे रही हो, तो उस माँ बाप की हालत क्या होती होगी। वो सो नहीं पाए रात भर और सुबह उन्होंने फिर से गौरी के नंबर पर ट्राई किया, फ़ोन करते रहे, लेकिन गौरी का नंबर एक बार भी नहीं उठा। और इस तरह से वो जो है वो बहुत परेशानी में उनका ये वक्त, उनका ये दिन गुजर रहा था। पुलिस ने देर सवेर गौरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी, लेकिन पुलिस को जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए थी एक लड़की की इस तरह की संदिग्ध गुमशुदगी के मामले में, पुलिस ने वो नहीं की। उधर अगले दिन यानी 2 फरवरी की सुबह लखनऊ में एक और अजीब घटना हुई। अजीब घटना ये हुई कि ये जो SGPGI का इलाका है, उस इलाके में एक सड़क भी है जिसका नाम है शहीद पथ। तो इस शहीद पथ के पास लोगों ने अलग अलग बोरियों में इंसानी जिस्म के टुकड़े देखे। इनमें कुछ एक टुकड़े ऐसे थे जिन्हें कुत्ते जो है वो नोच रहे थे। और जब लोगों ने ये मंज़र देखा, सबसे पहले किसी आदमी की नज़र पड़ी एक कटी हुई टांग पर, तो लोगों ने जब ये मंज़र देखा तो लोग घबरा गए और उन्होंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। SGPGI के पास शहीद पथ पर नहर के किनारे आसपास के इलाके में बोरियों में ये इंसानी जिस्म के टुकड़ों का राज क्या है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरह से संदिग्ध तरीके से टुकड़े वहाँ फेंके गए थे वो किसी फाउल प्ले यानी गहरी साजिश की तरफ इशारा करते थे। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुँची और पुलिस ने पहला टुकड़ा बटोरा, इकट्ठा किया। उसके बाद जब पुलिस ने आसपास के इलाके को खंगालना, उसकी तलाशी लेने की शुरुआत की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 300 मीटर के रेडियस में, दायरे में, पुलिस को 2 हाथ, 2 टांगे, एक टोर्सो यानी बॉडी और कटा हुआ सिर, ये सारी चीज़ें अलग अलग 6 बोरियों में पुलिस को ये सारी चीज़ें नज़र आई। पुलिस ने ये सारी चीज़ें बरामद भी की और इसी के साथ जो है पूरे लखनऊ में सनसनी फैल गई, क्योंकि ये भयानक खबर थी। मीडिया की सुर्खियों में खबर आ गई और जिस तरह से एक इंसान के टुकड़े करके उसकी लाश निपटाई गई थी, वो जाहिर सी बात है कि मामला कत्ल का था, कोई एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता था। और इत्तेफाक से ये जो जिस्म के टुकड़े थे ये भी किसी लड़की के ही थे। जब श्रीवास्तव परिवार को इस बारे में जानकारी मिली तो उनका तो दिमाग ही घूम गया। उनको लगने लगा कि अरे ये क्या हो गया। मतलब वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये सब कुछ जो बुरी खबर है ये उनकी बेटी से रिलेटेड है, नहीं है। मतलब उनकी आधी जान निकल गई। लेकिन वही हुआ जो होता है। पुलिस वालों ने श्रीवास्तव परिवार के लोगों को बुलाया,
खासकर उसके मम्मी पापा को, और कहा कि हमारे पास कुछ लाश के टुकड़े हैं और कुछ तस्वीरें हैं, लाश के साथ हमें जो कुछ बिलोंगिंग्स मिली है, कुछ चीज़ें मिली हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप प्लीज़ ये चीज़ें देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि कहीं ये आपकी बेटी गौरी के तो नहीं है। शिशिर श्रीवास्तव ने जैसे ही तस्वीरें देखी, जैसे ही उस लाश के साथ मिली चीज़ें, मान लीजिए अंगूठी या इस तरह की कोई भी चीज़ जो आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी हो, उस तरह की चीज़ शिशिर ने जैसे ही देखी, वो बेहोश से होने लगे। और इसी के साथ ये बात साफ हो गई कि 6 टुकड़ों में बंटी या 6 टुकड़ों में काटी गई वो लड़की गौरी ही थी, जो 1 रोज़ पहले यानी 1 तारीख को गायब हो गई थी। 2 तारीख को ये लाश मिली थी और उसकी घर वालों ने जो पहचान की, वो पहचान होते होते एक दिन और निकल गया, यानी 3 फरवरी को श्रीवास्तव परिवार ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो लाश जो है वो गौरी की ही है। तो कुल मिलाकर अब ये पता चल चुका था लखनऊ पुलिस को और गौरी के घर वालों को भी कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में फ़ौरन मर्डर का केस दर्ज किया। पूरा लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो दहल उठा, क्योंकि बहुत ब्रूटल तरीके से, बहुत ख़तरनाक तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था। जांच पुलिस ने फ़ौरन शुरू की और शुरू की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से ही। पुलिस ने गौरी के मोबाइल फ़ोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि आपको पता है उसका मोबाइल फ़ोन 1 फरवरी को ही ऐसे स्विच ऑफ हुआ था कि लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने फ़ौरन उसके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद पुलिस ने यह भी देखा कि मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन क्या है। तो पुलिस को पता चला कि गौरी के मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन जो है वो लखनऊ के तेलीबाग इलाके में है। अब गौरी के घर वालों से पुलिस ने पूछताछ की कि तेलीबाग इलाके में कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपके फैमिली का फ्रेंड या गौरी का कोई फ्रेंड रहता है, आप लोगों को ऐसी कोई जानकारी है? पूरे श्रीवास्तव परिवार ने इस बात से इनकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे तो कोई नाते रिश्तेदार है नहीं, गौरी का भी कोई दोस्त वहाँ है, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ और हमें पता नहीं है कि गौरी तेलीबाग में गई थी या नहीं, और गई तो किसके साथ गई, हमें कुछ नहीं पता है। अब पुलिस के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि अगर तेलीबाग का कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता तो पुलिस सीधे वहाँ पर स्ट्राइक करती, वहाँ पर जाती। लेकिन चूंकि तेलीबाग से श्रीवास्तव परिवार का या गौरी का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था, तो पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तेलीबाग में कहाँ जाए, किससे पूछे। लेकिन पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के ही सहारे इस तफ्तीश को आगे बढ़ाने का फैसला किया और तेलीबाग इलाके में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है पुलिस स्कैन करने लगी। पुलिस की कई टीमें बनाई गई और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज पुलिस ने स्कैन किए और पुलिस की ये कोशिश जो है वो रंग लाई। हुआ ये कि एक सीसीटीवी फुटेज में गौरी पैदल ही रास्ते से चलती हुई दिखाई दे रही थी और वो लगातार किसी को मोबाइल फ़ोन से मैसेज भेज रही थी या टेक्स्ट कर रही थी, ये टाइप करती हुई चली जा रही थी। ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी। साथ ही सीसीटीवी में ये भी तस्वीर कैद हुई थी कि कुछ दूर आगे चलने के बाद गौरी एक लड़के की बाइक में बैठ गई और उसके बाद उस लड़के के साथ गौरी जो है तेलीबाग से आगे निकल गई, मतलब तेलीबाग की तरफ, और इनसाइड में चली गई मोहल्ले में। पुलिस को जब ये चीज़ दिखी तो पुलिस ने उस लड़के को पहचानने और उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता करने की शुरुआत की। उसकी बाइक का नंबर क्लियरली विजिबल नहीं था, लेकिन बाइक के मेक के सहारे पुलिस जो है आरटीओ ऑफिस में भी गई और ये पता करने लगी कि उस बाइक नंबर के में कुछ बाइक क्या ऐसे भी हैं उस बाइक के मेक के जो तेलीबाग इलाके में रजिस्टर्ड है। तो ये बहुत अपहिल टास्क था, जिसे कहते हैं बहुत मुश्किल काम था, भूसे के ढेर से सुई ढूंढने वाली बात थी। लेकिन पुलिस ने वो एफर्ट की और पुलिस को जो है उस एफर्ट में कामयाबी मिली। बाइक के सहारे तो नहीं, लेकिन पुलिस ने जब बहुत छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि वहाँ जो है एक लड़का है जो गौरी का जानकार है और तेलीबाग इलाके में ही रहता है। तो पुलिस को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो उस लड़के की पहचान पुलिस ने पता की। उसका नाम था हिमांशु प्रजापति। गौरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 19 साल की लड़की थी और ये हिमांशु प्रजापति जो है ये 23 साल का लड़का था। हिमांशु के पिता एक हॉस्पिटल में स्वीपर का काम करते थे और हिमांशु जो है इसी तेलीबाग इलाके में रहता था। जब हिमांशु के बारे में पता चला तो पुलिस ने उसके जानने वाले कुछ कॉमन लोगों को वो तस्वीरें दिखाई जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। लोगों ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, इस बाइक पे नज़र आ रहा है ये लड़का जो है वो हिमांशु ही है।
गौरी तो खैर पहले से ही आइडेंटिफाई हो गई थी कि हाँ वो बाइक में बैठी है। अब एक चीज़ ये भी साफ हो गई कि गौरी आखिरी बार हिमांशु के साथ ही थी। घर वालों को यह भी लगने लगा कि जो लड़का लगातार गौरी का फ़ोन उठा रहा था और झूठी सच्ची बातें बता रहा था, वो लड़का जो है वो हिमांशु ही होगा। पुलिस ने थोड़ी कोशिश की, छानबीन की और फाइनली पुलिस ने हिमांशु प्रजापति को धर दबोचा। हिमांशु भी गौरी की तरह जो है वो स्टूडेंट था। गौरी तो लॉ की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन हिमांशु जोधपुर में लॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस के ज़रिए जो है बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। और हिमांशु अपने किसी कॉमन फ्रेंड के ज़रिए आज से कोई 1 साल पहले गौरी से मिला था और इसके बाद वो दोनों व्हाट्सएप पर ही लगातार चैट किया करते थे, एक दूसरे से बातें किया करते थे। जब हिमांशु को पुलिस ने पकड़ा गौरी की गुमशुदगी और कत्ल के इल्ज़ाम में, तो पहले तो उसने मना किया, उसने सारी बातों से इनकार किया। उसने कहा कि उसे नहीं पता गौरी कहाँ गई, वो गौरी के साथ था ही नहीं। लेकिन जब पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और दूसरे सबूतों के साथ हिमांशु को कन्फ्रंट किया, तो हिमांशु ने अपना जुर्म कबूल लिया और उसने कहा कि हाँ, उसने गौरी की हत्या क्यों की थी, ये उसने कबूल कर ली, गौरी की हत्या की थी। अब हिमांशु से 2 बातें पता करनी थी। एक तो ये कि उसने हत्या क्यों की और दूसरी बात ये कि उसने हत्या कैसे की, गौरी को कैसे मारा। तो हिमांशु से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने पुलिस को सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताई, जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। हिमांशु ने बताया कि गौरी जो है 1 साल से उसके साथ फ्रेंडशिप में थी और दोनों व्हाट्सएप के ज़रिए ही लगातार चैट करते थे। उनका आपस में मिलना जुलना बहुत कम होता था। लेकिन इन दिनों हिमांशु के घर के लोग यानी पूरा उसका परिवार जो है वो मुंबई गया हुआ था और उनकी वापसी जो है 4 फरवरी को थी। वो जनवरी के महीने में ही मुंबई चले गए थे और हिमांशु अकेला तेलीबाग के उनके मकान में रह रहा था। तो हिमांशु को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं अकेला हूँ, अगर गौरी जो मेरी फ्रेंड है अगर वो मेरे साथ मेरे कमरे में आए तो हम थोड़ा अच्छा वक्त साथ में गुजार सकते हैं। ये हिमांशु की सोच थी और उसने गौरी को टेक्स्ट करके अपने पास बुलाया। भाग्य का खेल देखिए कि गौरी को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि आने वाला वक्त उसके लिए क्या संजो कर रखा है, आने वाले वक्त में उसके लिए क्या छुपा है। गौरी हिमांशु के बुलाने पर तेलीबाग चली गई और तेलीबाग में ही एक पॉइंट से गौरी को उसने पिक किया और पिक करके अपने घर लेकर चला गया। हिमांशु अब गौरी के साथ अपने कमरे में अकेला था और दोनों फ्रेंड तो थे और बहुत अच्छे फ्रेंड थे, दोनों के बीच में बहुत सारी चैटिंग होती थी, बातचीत होती थी। लेकिन हिमांशु मन ही मन गौरी से प्यार करने लगा था, उसे चाहने लगा था। हालांकि गौरी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो मॉडर्न और आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी। उसकी कई लड़कों से दोस्ती थी, लेकिन उसका कोई अतिरिक्त झुकाव या कोई बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग हिमांशु के प्रति नहीं थी। लेकिन हिमांशु के मन में ये फीलिंग थी कि गौरी उसकी गर्लफ्रेंड है। सॉरी। अब जब हिमांशु और गौरी बंद कमरे में मिले तो हिमांशु ने गौरी से बातों बातों में उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया। गौरी तो इनकार कर रही थी, लेकिन हिमांशु ने एक तरह से उसका मोबाइल फ़ोन छीन ही लिया और छीनने के बाद उसका मोबाइल फ़ोन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसका मोबाइल फ़ोन हिमांशु देखने लगा उत्सुकतावश। और देखते देखते उसने देखा कि गौरी ने अपनी कई फोटोग्राफ्स, कई तस्वीरें जो है और लड़कों के साथ और लड़कों को शेयर की है। और ये कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो बहुत, आप कह लीजिए कि क्लोज थी, या बहुत ऐसी तस्वीरें थी जिसे आप बहुत पर्सनल फोटोग्राफ कह सकते हैं। तो कुछ ऐसी तस्वीरें गौरी ने व्हाट्सएप के ज़रिए अपने कुछ और मेल फ्रेंड्स के साथ शेयर की थी। ये बात गौरी से एक तरफा प्यार करने वाले हिमांशु प्रजापति को बहुत नागवार गुजरी और उसने तय कर लिया कि वो गौरी को छोड़ेगा नहीं। दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो गई और इसी कहासुनी के दरमियान हिमांशु ने गौरी का गला घोंट दिया। गला घोंटते ही जो है गौरी निढाल हो गई और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। आप ये मान सकते हैं कि गौरी की मौत हो गई और हिमांशु के हाथों गौरी का कत्ल हो गया। हिमांशु को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मिले, कैसे गौरी की लाश को ठिकाने लगाए। शाम हो गई थी। हिमांशु फौरन घर से निकला और घर से निकलने के बाद अपने एक और फ्रेंड से मिला।
जिस फ्रेंड के साथ उसने बातचीत की। हालांकि इस कत्ल से उस फ्रेंड का, उस दोस्त का कोई भी लेना देना नहीं था और उस दोस्त के साथ तकरीबन हिमांशु ने 2 घंटे अपने घर के बाहर गुजारे और घर के अंदर गौरी की लाश पड़ी रही। बाहर से हिमांशु ताला लगा कर गया था। उसने ड्रिंक किया और ड्रिंक करने के बाद वो मार्केट गया, बाज़ार गया। वहाँ से उसने एक आरी खरीदी, लकड़ी काटने वाली, और साथ में कुछ बोरियां खरीदी। ये सब खरीद कर वो रात तक घर लौट आया और अकेला ही लौटा। उसका दोस्त उसे बाहर मिला था, साथ में उसने ड्रिंक किया और उसका दोस्त वहीं से वापस भी चला गया। इसके बाद हिमांशु घर आया और घर आकर उसने आगे की करतूत को अंजाम दिया जो बहुत भयानक था। उसने आरी से गौरी का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने गौरी की बाहें काटी एक एक करके, उसकी टांगों को काटकर अलग किया और इस तरह एक जीती जागती लड़की जो आपसे कुछ देर पहले तक हंसती बोलती उसके साथ उसके घर आई थी, उसके हिमांशु ने 6 टुकड़े कर डाले। उसे अलग अलग बोरियों में भरा और भरने के बाद वो देर रात तक घूम घूम कर शहीद पथ इलाके में जो नहर बहती है SGPGI के आसपास, वहाँ पर वो गौरी की लाशों के टुकड़े, बोरियों में बंद टुकड़े फेंकता रहा, निपटाता रहा। इसके बाद वो घर आया रात को, सारी लाश के टुकड़े निपटाने के बाद, फेंकने के बाद, और घर आकर वो चैन की नींद सो गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। अगले रोज़ क्या हुआ ये सब आपको पता है। 2 तारीख की सुबह को जब लोगों ने वो लाश देखी तो पुलिस को इत्तला दी गई। उसके बाद लखनऊ में भूचाल सा आ गया। मीडिया का अटेंशन इस खबर की तरफ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक साथ मतलब 6 टुकड़े किसी इंसान के जिस्म का मिलना और उसे इस तरह से मारा जाना किसी लड़की को, वो बहुत ही भयानक सी बात थी। फिर जब पता चला कि वो लॉ कॉलेज की स्टूडेंट है, बहुत टैलेंटेड लड़की है और उसके साथ इस तरह की घटना हुई है, तो लोगों का गुस्सा और भड़का। अब लोग पुलिस पर भी दबाव बनाने लगे कि किसी तरह वो इसको गिरफ्तार करे, आरोपियों को, लेकिन पुलिस को पता नहीं चल रहा था। लेकिन फाइनली पुलिस ने अपने सर्विलांस के बूते, अपनी तफ्तीश के बूते न सिर्फ हिमांशु प्रजापति को बल्कि उसके साथ एक और लड़के को भी गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। हालांकि 2 महीने बाद उसके दोस्त को, हिमांशु के दोस्त को, अदालत से क्लीन चिट मिल गई और उसे अदालत ने रिहा कर दिया। लेकिन हिमांशु जो है वो गौरी के कत्ल के इल्ज़ाम में अब भी जेल में है। अब कुछ सबूतों की बात करते हैं। हिमांशु ऐसे तो इनकार भी कर सकता है कि मैंने गौरी को नहीं मारा और पुलिस ने मुझे झूठा फंसा दिया, मैंने कुछ नहीं किया, CCTV में मेरी तस्वीर नहीं है। लेकिन पुलिस की माने तो उसने गौरी का मोबाइल फ़ोन, उसके कपड़े, कुछ बिलोंगिंग्स, जूते और इस तरह की चीज़ें जो है वो हिमांशु के घर से बरामद की। पुलिस ने हिमांशु के घर से जो है वो वाइपर भी बरामद किया, जिसका इस्तेमाल हिमांशु ने गौरी की लाश के टुकड़े करने के बाद बाथरूम को धोने और साफ़ करने के लिए किया था। इस तरह से पुलिस ने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को यह भी पता चला कि गौरी ने हिमांशु का नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में आलोक के नाम से सेव कर रखा था और हिमांशु ने गौरी का नंबर रोहित के नाम से। यानी ऐसे तो दोनों लड़का लड़की थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये लड़की नहीं मानती थी उसको बॉयफ्रेंड, लेकिन दोनों के रिश्तों में कुछ ऐसा ज़रूर था कि वो दुनिया से ये सच छिपाना चाहते थे। तभी दोनों ने एक दूसरे का नंबर जो है अलग अलग नामों से, लड़कों के नामों से सेव करके रखा था। और इसी बीच जब ये कत्ल हो गया, हिमांशु जो है न सिर्फ अपने घर में रहा बल्कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करता रहा। 4 तारीख के बाद उसके घर के लोग भी आ गए और उसके घर वालों को भी एक बार ये पता नहीं चला कि इस घर में किसी लड़की का कत्ल हुआ है। न तो घर में इस तरह के कोई निशान घर वालों को मिले और न ही हिमांशु के व्यवहार से कुछ पता चला। पुलिस ने जब बाद में छानबीन की तो पुलिस को यह भी पता चला कि हिमांशु उसके बाद भी लगातार एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा था, जी रहा था। उसने इसके बाद भी कई बार फेसबुक देखा, एक्सप्लोर किया फेसबुक को, कई सारे पोस्ट्स लाइक किए, कमेंट किए। इन सारी चीज़ों के बारे में भी पुलिस ने तफ्तीश में जानकारी जुटाई। एक बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि जब गौरी की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो कॉज ऑफ डेथ जो है वो शॉक ड्यू टू हेमरेज और ब्लड लॉस, ये बात सामने आई। साथ ही ये भी बात सामने आई
कि कत्ल का वक्त जो है वो रात का वक्त है, दोपहर का वक्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोपहर के वक्त हिमांशु और गौरी के बीच में झड़प हुई और हिमांशु ने गौरी का गला घोंट दिया, उस समय गौरी मरी नहीं थी बल्कि वो जिंदा थी और बेहोश हो गई थी। हिमांशु को लगा कि उसकी फ्रेंड मर गई है और उसने गौरी को कमरे में बंद करके वो चला गया। जब लौटा तब भी गौरी बेहोशी की हालत में थी और तब उस नीम बेहोशी की हालत में, जहाँ से शायद गौरी को अगर प्रॉपर मेडिकल केयर या अटेंशन मिलता तो शायद वो वापस भी आ जाती, जिंदा भी हो जाती, उसी जिंदा हालत में हिमांशु ने गौरी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो इस तरह से देखा जाए तो एक सिरफिरे एक तरफा आशिक ने एक लड़की के जिंदा टुकड़े किए और फाइनली उसके गुनाह का, उसके जुर्म का भांडा फूटा और वो पकड़ा गया। आज की जो कहानी है वो यहीं तक, लेकिन हमारी और आपकी बातचीत का ये सिलसिला और थोड़ी देर चलेगा, क्योंकि जैसा कि हमारी परिपाटी है, हम आपके कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमने जो पिछली बार आपको कहानी सुनाई थी जिसमें एक कातिल ऑटो ड्राइवर का किस्सा हमने आपको सुनाया था, ठाणे का, मुंबई का, जिसने जो है कुछ कपल्स को टारगेट किए थे और एक लड़के की हत्या कर दी थी, जिसको बाद में पुलिस ने बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद उसकी आवाज़ के ज़रिए आइडेंटिफाई किया था, उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के ज़रिए उसको आइडेंटिफाई किया था और एक डॉर्मेट्री से पुलिस ने उसको पकड़ा था। वो कहानी हमने आपको सुनाई थी और उस कहानी में जो कमेंट्स आए हैं उनमें से कुछ कमेंट्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा। और इसके साथ ही चूँकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, तकरीबन 500, तो मैं इतने कमेंट्स तो पढ़ भी नहीं सकता और सच तो यह है कि इतने लोगों के नाम भी नहीं ले सकता। तो बहुत जल्दी अपने आप जैसे कुछ बहुत अच्छे दर्शकों के मैं नाम भी लूँगा। जिन लोगों का नाम मैं अभी नहीं ले पाऊँगा, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वो मुझे अदरवाइज़ न लें। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी का नाम हम जानबूझकर नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे लोग इन कमेंट्स में भी लिखते हैं कि क्या मैं नाराज़ हूँ या क्या क्राइम तक परिवार के लोग हमसे नाराज़ हैं कि आप हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ एक इत्तेफाक है कि आपका नाम हम पढ़ नहीं पाए, अदरवाइज़ नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं है। आपसे नाराज़ होकर हम कहाँ जा सकते हैं। बहरहाल शुरुआत करते हैं विजेंद्र सिंह जी से। उन्होंने कहा है कि बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया था और इसीलिए उन्होंने पुलिस को थैंक्स कहा है। अर्पण अग्रवाल, इन्होंने जो है बहुत तारीफ़ की है मेरी और इन्होंने कहा है कि जो स्टोरी नैरेट करने का मेरा स्टाइल है उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ फराज ए मलिक साहब ने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तानी रेसिडेंट हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं और वहाँ से स्टोरी देखते हैं। नव किरण साई का भी कमेंट आया है। आशीष 19 के नाम से एक कमेंट है। इन्होंने कमेंट में ये लिखा है कि नो बैनर्जी शैनर्जी ओनली शम्स। तो आशीष जी, इतनी भी क्या नाराज़गी है, कभी कभी मुझे भी झेल लिया कीजिए, बर्दाश्त कर लिया कीजिए और बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। शम्स ताहिर खान साहब अपने वक्त पर बिल्कुल आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिए। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आपका थोड़ा प्यार मुझे भी मिले। प्यार देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। पद्मा गायत्री कोमांदुरी, इनका भी कमेंट आया है। आनंद राठौड़ साहब का कमेंट है। आनंद राठौड़ जी ने ये लिखा है कि उस गुनहगार को आजीवन कारावास मिलेगा और अगर सबूत नहीं मिलेगा तो वो छूट जाएगा। ऐसे कैसे छूट जाएगा? उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा है, जिसकी हत्या हुई थी, वो गवाही देगी। बिल्कुल, देखिए, मैंने तो इसलिए कहा कि बहुत सारे मामलों में सबूत नहीं मिलते हैं, गवाह भी पलट जाते हैं या जो सबूत होते हैं उन पर एक सवालिया निशान लगता है, क्योंकि डिफेंस का जो लॉयर है वो भी अपनी दलील रखता है, तो होने को कुछ भी हो सकता है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि जब ठाणे की पुलिस ने, ठाणे की क्राइम ब्रांच ने इतना बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन किया था तो जाहिर है गुनहगार को सज़ा मिलेगी। लेकिन जब तक सज़ा नहीं मिलती तब तक तो यही कहेंगे ना कि सज़ा मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने यह भी बात कही कि हमने कई बार इस मामले में आप सबको कंफ्यूज किया कि जिसने मर्डर किया था और पकड़ा गया ठाणे में, वो आदमी टैक्सी ड्राइवर था या ऑटो ड्राइवर था। क्योंकि मैंने दोनों बातें अपने लाइव के दौरान कही थी, अपने उस वीडियो के दौरान कही थी, तो मैं उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। वो टैक्सी ड्राइवर नहीं, बेसिकली वो एक ऑटो ड्राइवर था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, मुंबई में ऑटो ड्राइवरों को या ऑटो को भी टैक्सी बोलकर पुकारा या बोला जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था। लेकिन आप सबकी क्लैरिटी के लिए बता दूँ, वो एक ऑटो चालक था जो लगातार कपल्स को लूटता था। पहले एक कपल
पर गोली चलाकर उन्हें लूट चुका था और इस बार उसने एक दूसरे कपल को लूटने की कोशिश में एक लड़के की हत्या कर दी थी। बहुत सारे लोगों ने मुंबई पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन की तारीफ करने के बजाय मुंबई पुलिस की बड़ी शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि अगर पहली बार जब कपल को इस ऑटो वाले ने लूटा था और गोली चलाई थी, उस वक्त अगर पुलिस ने सिंसियरली इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके इस ऑटो वाले को पकड़ लिया होता तो शायद वो दूसरे कपल को लूटने के काबिल नहीं रहता और एक लड़के की ज़िंदगी बच जाती। एक लड़की का जो लाइफ पार्टनर है, वुड बी लाइफ पार्टनर, वो उससे अलग नहीं होता। बहुत सही बात आप लोगों ने कही है, आपकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। अगर पुलिस का जोर प्रिवेंशन पर हो, घटनाओं को, बुरी खबरों को, बुरी चीज़ों को रोकने पर हो, तो शायद उसे डिटेक्शन के लिए इतनी गहरी तफ्तीश न करनी पड़े। लेकिन बहुत दुखद है, सिर्फ ठाणे की इस घटना की बात नहीं कर रहा हूं, लखनऊ के मामले में भी आपने देखा, जो स्टोरी मैंने आज आपको सुनाई, उस मामले में अगर पुलिस ने 1 तारीख को ही बहुत सिंसियरली फॉलो किया होता, उसी दिन अगर मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस में लेने की कोशिश की होती और चप्पा चप्पा छान मारती, पुलिस प्रेशर क्रिएट करती, तो शायद गौरी जिंदा भी मिल सकती थी। लेकिन पुलिस ने तब उसके घर वालों को यह कहकर भगा दिया, गौरी के घर वालों को, कि आपकी लड़की शायद किसी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है। तो पुलिस का अक्सर ये रवैया होता है, चाहे वो यूपी की पुलिस हो या मुंबई की पुलिस हो, पुलिस जो है वो घटनाओं के होने का शायद इंतजार करती रहती है और जब घटनाएं होती हैं तो उसको डिटेक्ट ज़रूर करती है, लेकिन प्रिवेंशन पर शायद उतना जोर नहीं होता। इसके पीछे जो भी वजह है उस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन ये एक सच्चाई है और आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। पंडित शक्ति शर्मा का भी मेल आया है और इन्होंने कहा है कि इस खबर से ये सीख मिलती है कि लड़कियों को देर रात जो है सावधान रहना चाहिए। शक्ति शर्मा जी ने अपने आप को एक्स आर्मी मैन भी बताया। बिल्कुल आपकी बात सही है, हम लड़कियों के साथ किसी मोरल पुलिसिंग के हक में नहीं है, लेकिन लड़का हो या लड़की हो, हर आदमी को अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में तो सोचना ज़रूर चाहिए। बॉयफ्रेंड से बेशक खतरा न हो, लेकिन सुनसान रास्ते पर अगर बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो कोई दरिंदा भी तो मिल सकता है, इसके बारे में भी दोनों को सोचना चाहिए था। गुड ब्रड के नाम से एक आईडी है, इन्होंने कहा है कि अल्लाह हमें ब्लेस करे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हो सकता है कि मैं आपका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाया क्योंकि BRID ब्रिड है या ब्रड है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। गुड भी आपने GUD लिखा है, लेकिन खैर आपने जो भी लिखा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से मुझे लव यू ब्रदर लिखा गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्त। 7526890160, थैंक यू वेरी मच। रश्मि आफ्ताब जी ने भी जो है अपने विशेस, अपने कॉम्प्लीमेंट्स कन्वे किए हैं। कलिल पवार ने भी कहा है कि थोड़ा धीरे धीरे बोला कर, उन्होंने ऐसा कहा है। जी हुकुम, थोड़ा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। निजाम खंडेला, सर आप ये वीडियो में ऐड बहुत आते हैं। अच्छा, निजाम खंडेला साहब ने ये कहा है कि जो हमारा वीडियो होता है उसमें ऐड बहुत आते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, वो मेरे अख्तियार की बात नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं अपनी स्टोरीज़, अपनी कहानियों के साथ आपके सामने हाजिर होता हूँ, लेकिन हमारे चैनल का एक कमर्शियल सेक्शन भी है, एक मार्केटिंग सेक्शन भी है। अगर ऐड नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा दोस्त? रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ थोड़ा बर्दाश्त कर लिया कीजिए। और जहाँ स्किप करने का ऑप्शन आता है वहाँ आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। मनमोजी बॉस के नाम से भी आईडी है 92, इन्होंने कहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप अच्छी कहानी सुनाते हैं। मदन शर्मा जी ने बहुत अच्छी तारीफ़ की, उन्होंने कहा है कि सुपर डुपर से भी ऊपर मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये मदन लाल शर्मा जी हैं बेसिकली। थैंक यू वेरी मच मदन लाल जी। अंकित ठुकरुल, अरे भाई ऐड कम करो थोड़ी, इन्होंने भी ऐड कम करने के लिए लिखा है। अभिनव गंगेले, इन्होंने बहुत अच्छे सर लिखा है। मृणाल बैनर्जी, योर हिंदी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आया क्राइम तक। मृणाल जी थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूँ कि चूँकि मैं भी बैनर्जी हूँ, बंगाली हूँ, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोल पाऊँगा, तो इसीलिए जब मैं थोड़ा बेहतर बोलता हुआ नज़र आता हूँ, मैं मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा बोलता हूँ, तो आप लोगों का अप्रिसिएशन थोड़ा और मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच। गोविंद अग्रवाल जी का भी मैसेज है, सुनेश्वर यादव जी का मैसेज है, कुलदीप परमार, राजेंद्र अम्बरे, बलकार सिंह, रितेश सिंह, मनोज उनियाल ये लिख रहे हैं कि क्राइम स्टोरीज़ नियमित रूप से सुनते हैं। सतीश जोशी जी, रानी काकावत और शिखर सिंह, इन्होंने ये बिल्कुल इन्होंने ही वो बात संजय नरवड़े ने और कितने कांड किए थे इस बारे में भी क्या पता
चला पुलिस को। बिल्कुल देखिए, पुलिस उसकी जन्म कुंडली खंगालती है। जब इस तरह के मामलों में पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है शिखर जी, तो बिल्कुल उसकी जन्म कुंडली खंगाल डालती है और उसने जो भी छोटे बड़े जुर्म किए होंगे उसका सारा लेखा जोखा पुलिस ने 100% खंगाल लिया होगा। ये उसी ऑटो ड्राइवर की बात कर रहे हैं जिस ऑटो ड्राइवर की स्टोरी मैंने पिछली बार आप सबको सुनाई थी। अब जल्दी से कुछ लोगों के नाम लेकर मैं इस वीडियो को अंत करना चाहूँगा, लेकिन आप सबसे गुजारिश करूँगा मैं कि प्लीज़ इसको अदरवाइज़ न लें कि किसी का नाम लिया, मेरा नहीं लिया। ये बस इत्तेफाक की बात है। आप अपने ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे नवाजते रहें, मैं ज़रूर किसी न किसी रोज़ आपका नाम लूँगा। और ये बस इत्तेफाक की बात है कि आज आपका नाम नहीं पढ़ पाया हूँ, दूसरों किसी का और नाम पढ़ लिया है मैंने। विनय पटेल जी, हिमांशु जी, आशु सिंह जी, राधा कृष्णा तोपाले, भगवान दास, मिस्टर सलमान आई लव इंडिया, मनीष गोरखपुरिया, ML मीज़ान ऑनलाइन सर्विसेज, सिमी वालिया, भारत पटेल और इसी तरह के बहुत सारे हमारे दोस्तों के कमेंट्स आए हैं। राजेश पटवा जी, राजेश पटवा, हेमंत ठाकुर, गुरविंदर सिंह भुल्लर, गॉड ब्लेस यू लिखते हैं, सुकुमार जेना, विनय पटेल, आयुष, सौरभ। अगर मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा तो ये अंतहीन सिलसिला है। आप लोगों के प्यार का सबूत है कि आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं। मैं बहुत हम्बल्ड हूँ और बहुत शिद्दत से आप सबको थैंक यू कहता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो पर भी बहुत सारे कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा। मैं वो कमेंट्स अगले वीडियो में जब मैं हाजिर होऊंगा तो आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल मुझे और मेरे साथी दीपक सिंह को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।